हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 की फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर चल रहा है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, उसका लेक्चर नंबर 16 है। वैसे आज के इस लेक्चर में हम कराने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों को क्वेश्चन को तैयार कर लेना चाहिए। गाइस, मैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करा चुका हूँ, एक एक लेक्चर में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराया हूं। कंप्लीट कराने के बाद हमने आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कल के लेक्चर में करा दिया हूं। अब मैं आप सभी के लिए इस चैप्टर का आज अति लघुत्तरी तथा लघुत्तरी क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसके बाद आप सभी के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आऊंगा। गाइस, सभी क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ में हम लोग देखेंगे बेहतरीन तरीके से। देखिए गाइस, हमारा यह रणनीति है कि आपको जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को पहले पूरा एक एक लेक्चर करके कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो भी आप सभी को रिवीजन के लिए, जो भी आप सभी को प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे। उसके बाद जब मैं उस चैप्टर का टेस्ट लूंगा, टेस्ट से पहले फिर से मैं एक बार आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आपका टेस्ट लूंगा। अगर आप इन सभी चीज़ों को कर लेते हो तो आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। यकीन मानिए, जब आप लोग एग्जाम से पहले जो रिवीजन करते हैं ना, उस समय आप लोग खेलोगे, कूदोगे, मजे लोगे, क्योंकि सब चीज़ें आपके दिमाग में टिप से रहेंगी। लेकिन हाँ, इस समय आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, उन सभी लोगों से अलग मेहनत करने की जरूरत है जो इस समय खेल रहे हैं। इस समय आपको थोड़ा पसीना बहाने की जरूरत है, उस समय आप लोग फ्री होगे और जब रिजल्ट आएगा ना तो वो आपका दिन होगा। देखिए, थोड़ा मोड़ा इसमें आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि देखिए यह जो लेक्चर है आप सभी के लिए इस समय लाइट नहीं है, इन्वर्टर के जरिए चल रहा है, इसलिए इन्वर्टर के जरिए चलता है तो सिस्टम जनरेटेड कुछ आवाज़ होती है, तो उसके लिए आप लोग इरिटेट मत होना और लेक्चर में पूरी ध्यानपूर्वक पूरे लेक्चर को देखना, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप सभी के सामने आज जो क्वेश्चन है अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप सभी के सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? बताइएगा जरा सभी लोग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? एक बात ध्यान रखना सभी लोग, लेक्चर का फायदा तभी होगा जब आप लोग स्वयं से आंसर का जवाब देंगे। वैसे देखिए, कोई नहीं कराता है, आप लोग ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ रहे होंगे ना, इतना प्रैक्टिस कोई नहीं कराता है, ये बात मेरी मानना। और मैं ये जानता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका तभी परसेंटेज आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन के अनुसार जवाब देने आपको आएगा तभी, अन्यथा फिर आपका परसेंटेज नहीं आ पाएगा। ध्यान से सुनना, यह क्वेश्चन क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है ये आपको जानना पड़ेगा और उसी के अनुसार जवाब देना पड़ेगा। और यह कला तभी डेवलपमेंट होगी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तमाम क्वेश्चंस का, जो कि हम आपको करा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का जवाब देना सभी लोग कमेंट बॉक्स में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? एक लाइन का डिफिनेशन है, आपको यह जानना पड़ेगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? जिन क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य, तो आप लोग क्या कहते हैं, लिखोगे जिन क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाएं, आप सभी लोग भी लिखिएगा, रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं, क्या कहलाता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जहां पर क्या हो, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर हो तथा समदूरस्थ हो। ये वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर हो तथा समदूरस्थ हो, उसे क्या कहते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब आवाज आपका बंद हो गया होगा ना, क्योंकि देखिए अब लाइट आ गई है, इन्वर्टर पे नहीं चल रहा तो आवाज बंद हो गया होगा, ठीक है। थोड़ी मोड़ी समस्या आती तो आप लोग मैनेज कर लिया करें, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। बोलिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वही चुंबकीय क्षेत्र बी को कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसका अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होगा? सबसे पहले आपको मैंने बताया F = IBL, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल। बोलिए, बताया था ना, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो जो बल कार्य करता है या क्या करता है,
F इज इक्वल टू IBL। और ये जो बल कार्य करता है F इज इक्वल टू IBL, इस बल में ध्यान देना सभी लोग, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, F अपान IL। अब F का मात्रक होता है न्यूटन अपान I का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर। ये होता है, आप सभी लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत ही पछताएंगे, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होगा न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर। इसके अलावा एक और मात्रक होता है क्या, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी मात्रक होता है। ठीक है, ये दोनों मात्रक आपको याद रखने हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्या किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। अरे जी मैं नहीं बताऊंगा, इस चैप्टर का पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो-सेवर्ट का नियम, और मैं ये तो नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम आप लोगों को आना चाहिए। बायो-सेवर्ट का नियम आप लोगों को क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। बायो-सेवर्ट का नियम आप लोगों को क्या होना चाहिए, होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा सभी लोग। तो गाइस चलिए, यह क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। भाई साहब ये क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान देना, यह क्वेश्श्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, 15, 17, 18 पूछे गए हैं ना क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या किसी धारावाही अल्पांश, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्या धारावाही चालक से संबंधित बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। मैं नहीं बताऊंगा बायो-सेवर्ट का नियम, मैंने बताया ना, बायो-सेवर्ट का नियम खुद से पढ़ना पड़ेगा आपको। अरे नहीं बताऊंगा मैं, क्यों बताऊं मैं, क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम नहीं आता तो क्या आएगा इस चैप्टर में। पहले दिन ही मैं आपको बायो-सेवर्ट का नियम बताया था। ठीक है, इसे अपने से पढ़ लेना भाई, बायो-सेवर्ट का नियम मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम तो गली में बच्चों को आता है, छोटा सा क्वेश्चन है। गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं बायो-सेवर्ट का नियम ना बताकर। जरा सभी लोग फटाफट बायो-सेवर्ट के नियम का जो फार्मूला आता है लास्ट में उसे कमेंट कर देना भाई, फटाफट कमेंट कर देना। क्या है बायो, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने। किसी धारावाही अल्पांश dl से r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट का सदिश रूप, नियम का सदिश रूप लिखना है आपको। ये कोई धारावाही चालक है, उस चालक से dl लंबाई, उसकी dl लंबाई, जो ये धारावाही चालक आप सभी के सामने, इसके dl अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर आपको क्या लिखना है, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकलना है और उसका सदिश रूप लिखना है। कैसे लिखेंगे आप इसका सदिश रूप, बताइए जरा सभी लोग, कैसे लिखेंगे इसका सदिश रूप, कैसे लिखेंगे सभी लोग सदिश रूप। देखिए चुंबकीय क्षेत्र, ये बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप आपका होता है, क्या होता है, ध्यान देना, इसे याद कर लेना, B = μ0/4π। ये तो आपका बायो-सेवर्ट के नियम में भी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस होता है। क्या होता है, IDL × R/r³, R स्क्वायर नहीं होता है, मैं कोई गलती नहीं किया हूँ, यहाँ पे R³ होता है नीचे, और आपको यही याद रखना है अगर सदिश रूप पूछता है तब। अब क्या होता है, अगर आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, 80% स्टूडेंट ये गलती किए होंगे। 2017 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी लोग गलती करके आए होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। वे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या μ0/4π IDL sin θ/r² लिख देंगे, जो कि गलत होगा। सदिश रूप ये है आपका, आपको इसे सदिश रूप के रूप में लिखना पड़ेगा, और यही आपका सही आंसर है। और इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। पीछे के 2-3 चैप्टर हैं, उसका भी मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कल मैं आपको पढ़ा रहा था बहुविकल्पी प्रश्न, मैंने बताया था कि एक स्टूडेंट थे जिन्होंने यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका √1/μ0 वाला बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में, मैंने वहां पर इसका वैल्यू बताया था। वैल्यू क्या बताया था बताइए जरा, और यहां पर आपसे इसका विमा किस वेग के विमा के समान होता है, यह आपको दर्शाना है। इसका वैल्यू हम क्या बताए थे आपको, बताना जरा सभी लोग। इसका वैल्यू हमने कल बताया था आप लोगों को, क्या बताया था हमने,
इसका वैल्यू हमने बताया था, इसका वैल्यू प्रकाश के चाल के बराबर होता है। प्रकाश का चाल क्या होता है, सी स्क्वायर के बराबर होता है, सी के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका वैल्यू। और रह भी बात यहाँ पे पूछा क्या है, इसका वेग के विमा के समान होता है, यह आपको दर्शाना है, यह आपको दर्शाना है। तो आपको याद होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट का विमा क्या होता है और म्यू नॉट का विमा क्या होता है। अब यहाँ पे आपको विमा निकालने मैं नहीं सिखाऊंगा। एप्सिलॉन नॉट का विमा और म्यू नॉट का विमा सभी लोगों को याद होना चाहिए। मैं नहीं सिखाऊंगा विमा निकालने, क्योंकि मैंने इससे पहले कई बार आप लोगों को बताया है। एप्सिलॉन नॉट का विमा क्या होता है आपको मालूम है, क्या होता है, यम इनवर्स एल के पावर -3 एम इनवर्स एल के पावर -3 टी के पावर 4 ए स्क्वायर। एम इनवर्स एल के पावर -3 टी के पावर 4 ए स्क्वायर। अरे साहब नहीं निकाल पाओगे ये विमा, कैसे निकालना है ये विमा, आपको मालूम है एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। अब इस एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात करना है, तो इस एप्सिलॉन नॉट को उठाकर यहाँ पे लाएंगे। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई, यहाँ पर एफ चला जाएगा, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान देना सभी लोग, Q1 Q2 का विमा क्या होता है, ये देखिए Q आवेश है और आवेश का विमा होता है AT, और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, AT का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे L का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे F है तो F के लिए MLT-2 हो जाएगा। अब इसे आप लोग फॉलो करोगे, सॉल्व करोगे, यम जो है ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, M-1 हो जाएगा, और L क्यूब हो जाएगा, L क्यूब ऊपर जाके L-3 हो जाएगा, T के पावर ऊपर जाके T पावर 4 हो जाएगा, और A आपका A ही रहेगा। ये आपका जो है ये बीमा है किसका, इस एप्सिलॉन नॉट का बीमा है, मैंने निकाल कर दिखा दिया। अब म्यू नॉट का मैं नहीं निकालूंगा, अब म्यू नॉट का हम नहीं निकालेंगे। म्यू नॉट का बीमा मैं डायरेक्ट लिखता हूं, क्या होता है म्यू नॉट का बीमा, MLT-3 A-2, MLT-3 A-2, ठीक है, ये होता है म्यू का बीमा। MLT-3, ये T-3 है, T के पावर -3 है, और A-2, ये है आपका बीमा। क्वेश्चन में पूछा है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट का बीमा, ये पूछा आपसे, तो कर लेना इसे सभी लोग सॉल्व, लिख देना यहाँ पे 1 लिख देना M इनवर्स L-3 T पावर 4 A स्क्वायर, इसे लिख देना। दूसरे कोष्टक में आप लिख देना MLT-3 A-2, इसको हम रब कर दें, कंफ्यूज होगा आप लोग, ठीक है। इसे ये दोनों आप सभी लोग लिख लेना, लिखने के बाद आप इसे सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करोगे, यम से यम कट जाएगा आपका, L-3 और L-2 है, L-3 और L-2, ये देखिए L है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/रूट में √L-2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, यह A-2 और ये दोनों कट जाएगा आपस में, A पावर T पावर 4 और आपका T-3, T पावर 4 और आपका यहाँ पे क्या बचेगा T-3, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, T बचने वाला है, केवल और केवल T, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/LT हो जाएगा, ठीक है, 1/LT हो जाएगा, L-1T हो जाएगा, ठीक है। इसे ऊपर ले जाओगे तो LT-1 हो जाएगा। ये किसका बीमा है भाई, वेग का बीमा है, वेग के बीमा के समान हो गया। बोलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र लिखने के लिए पूछा है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, खुद से कर लेना सभी लोग, खुद से कर लेना सभी लोग, ठीक है, खुद से कर लेना, बस बीमा को निकाल कर गुणा कर देना, ठीक है, आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। जो हमारे साथ पढ़ रहा होगा उसकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, और मैं इस गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपके एग्जाम में छपेगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, इस बात की मैं आंखों में आंख डालकर गारंटी लेता हूं आपसे। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन तो कर ही लोगे, वहां पे अंडर रूट था, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, बस इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस लग रहा है, दोनों का दोनों सेम क्वेश्चन है, बस केवल और केवल अंडर रूट का डिफरेंस है। और क्वेश्चन नंबर
5 समझ में आया तो 6 आप लोग कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए सभी लोग। निर्वात में चुंबकशीलता की विमा तथा मात्रक लिखिए। निर्वात की चुंबकशीलता का विमा तथा मात्रक लिखिए। अब बताइए, विमा व मात्रक लिखिए। बताइए, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होता है। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होता है। इसका मात्रक और विमा पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं इसको निकाल कर दिखा देता हूं, आप लोगों को निकाल कर दिखा देता हूं। आपको मालूम है B इज इक्वल टू, चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई अपान क्या होता है? अब ये म्यू नॉट अपान क्या होता है? 4 पाई आई डॉट डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये किसका नियम है? बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार। अब यहां से इसका मात्रक निकालते हैं। देखिए ध्यान दीजिए सुनना, ये 4 पाई कांस्टेंट है, इसका मात्रक नहीं होगा। साइन थीटा कांस्टेंट है, इसका मात्रक नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक होता है न्यूटन। आपको मालूम है क्या होता है? न्यूटन। मैंने अभी अभी निकाला था, आते ही चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक निकाला, होता है न्यूटन एम्पियर मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक होता है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक हो गया। अब इज इक्वल टू है म्यू है। म्यू का मात्रक आपको निकालना है, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। आई का मात्रक होता है एम्पियर होता है। डीएल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। साइन थीटा का मात्रक होता ही नहीं, इसे नहीं लिखना है। नीचे ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना सभी लोग, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। मीटर से मीटर कट जाएगा और बचेगा 1 मीटर, और यह 1 मीटर इस मीटर के साथ कट जाएगा। तो यहाँ से म्यू नॉट जो है, ये एम्पियर जो है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा नीचे, ये न्यूटन हो जाएगा अपान एम्पियर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट का मात्रक, न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर, ये म्यू नॉट का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ये म्यू नॉट का मात्रक हो जाएगा। और इसी मात्रक से यहाँ पर हम लोग विमा लिखते हैं। न्यूटन का मात्रक क्या होता है? MLT-2। ये न्यूटन का विमा होता है, ये विमा हो जाएगा। अब ये एम्पियर, इस एम्पियर का विमा क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। क्या होगा एम्पियर का? A स्क्वायर। तो यहाँ से आप विमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? MLT-2 A-2, ठीक है। MLT-2 A-2 इसका विमा हो जाएगा। निकाल लोगे सभी लोग? बोलो निकाल लोगे? कुछ नहीं करना है, ये न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर है, यहाँ से इसका विमा लिख सकते हो आसानी से। क्या हो जाएगा? एम्पियर, न्यूटन का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक, और न्यूटन बल का मात्रक होता है, और बल का विमा MLT-2 होता है, आपको मालूम है। नीचे देखिए एम्पियर है तो एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे देखना ध्यानपूर्वक, MLT-2 A-2 हो जाएगा, और नीचे जो है 16 नहीं देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका विमा ये हो जाएगा, मात्रक ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया सभी को? अरे बोलोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डबल ट्रिपल 5 स्टार जितना देना चाहते हो दे दो। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एम्पियर का परिपथी नियम पूछा है आपसे, इजी होता है एम्पियर का परिपथी नियम। ध्यान देना सभी लोग, एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर का परिपथी नियम किसे कहते हैं? देखिए एम्पियर ने एक नियम दिया, वह नियम आपके गॉस के नियम के बराबर होता। अरे यार कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में गॉस का नियम। वह जो गॉस का नियम था वह विद्युत क्षेत्र के लिए था। एम्पियर का परिपथी नियम आप सभी के लिए किसके लिए होता है? यह आप सभी के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है। यानी जो एम्पियर का परिपथी नियम होता है, यह पहला पॉइंट ये चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा के मध्य संबंध बताता है। एम्पियर का परिपथी नियम चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा के मध्य संबंध बताता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा के मध्य संबंध बताता है। एम्पियर का परिपथी नियम चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा के मध्य संबंध बताता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यह जानना आवश्यक है, क्या जानना आवश्यक है? यह जानना आवश्यक है कि
कि जो एम्पियर का परपति नियम होता है क्या। देखिए एम्पियर के परपति नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन किसी भी बंद परिपथ में बहने वाले कुल धारा I के म्यू नॉट गुना होता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ध्यान पूर्वक समझना सभी लोग। ये आपका कोई बंद परिपथ है। देखिए भाई एम्पियर का परपति नियम केवल और केवल बंद परिपथ के लिए लगता है। खुला हुआ परिपथ होगा तो नहीं लगेगा। वैसे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई खुला परिपथ ला के एग्जामिनर नहीं देने वाला है, आपसे डिफिनीशन पूछेगा। आगे जब आप लोग तैयारी वगैरह करोगे IIT वगैरह का, तो वहाँ पे खुला परिपथ भी दिया जाता है और वहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पर एम्पियर का परपति नियम लगेगा या नहीं लगेगा। ये सभी चीज़ें जब करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो एम्पियर का परपति नियम केवल और केवल बंद परिपथ के लिए लगता है। किसी बंद परिपथ में मान लीजिए I धारा बह रही है, तो एम्पियर के परपति नियम के अनुसार इस बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन का मतलब ये पूरी रेखा के अनुसार, इस dl लंबाई के अनुसार रेखीय समाकलन, इसमें बहने वाले धारा I का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। फिर से सुनना, एम्पियर के परपति नियम के अनुसार क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है, याद होना चाहिए सभी को। एम्पियर के परपति नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में बहने वाला धारा I उस बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का, किसी बंद परिपथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में रहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। यह एम्पियर का परपति नियम है। तो एम्पियर के परपति नियम क्या है आप सभी के लिए, किसी भी बंद परिपथ, कोई भी बंद परिपथ हो तो बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। यह आपका एम्पियर का परिपथी नियम है। बोलिए समझ में आया एम्पियर का परिपथी नियम। मैं लिखूंगा नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सब चीजें मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में समय जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप सभी के लिए, क्या लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र लिखिए। ये कोई धारावाही परिनालिका, सबसे पहली बात आती है परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका होता क्या है, ये तो जानना जरूरी है भाई। परिनालिका किसे कहते हैं और परिनालिका होता क्या है। देखिए कोई भी परिनालिका क्या होता है, एक लोहे की पाइप होती है, हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ। एक लोहे की पाइप होती है और इस पे ये पाइप पर आपको राउंडिंग तार इस तरह से लपेट दिया जाता है। तो ये लोहे, ये क्या होगी, परिनालिका होगी। इस परिनालिका के में स्थित कोई अक्ष के, भीतरी अक्ष के कोई बिंदु है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र क्या होता है मालूम है, चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होता है म्यू नॉट NI। और इस n का मान मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराया था। इस पर n का मान क्या होता है, कैपिटल N अपान L ये होता है। कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग करोगे वहां पे n का मान क्या रखोगे, कैपिटल N अपान L रखोगे। चुंबकीय क्षेत्र B का मान, क्वेश्चन नंबर समझ में आया। कोई भी धारावाही परिनालिका के अक्ष के पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होता है, म्यू नॉट NI होता है। और यह स्मॉल n का मान कैपिटल N बाई L होता है। ठीक है, N बाई L मतलब कोई अगर परिनालिका है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और उसमें 50 फेरे हैं तो क्या हो जाएगा, 50/20 हो जाएगा। ये आपका स्मॉल n का मान। बोलिए समझ में आया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन पूरा तो है, चलिए पूरा है। क्वेश्चन क्या है, अल्फा कण को x अक्ष के दिशा में भेजा जाता है। यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कणों पर आरोपित बल y अक्ष की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। सीधी सी बात है, मैंने आपके कहा ये तीनों चीजें लंबवत होती हैं। अगर आपका x अक्ष में अल्फा कण जा रहा है, y अक्ष में इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो z अक्ष में आपका क्या होगी, y अक्ष में बल लगता है तो z अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर सब तीनों की तीनों चीजें आपके लंबवत होंगी। देखिए यहाँ पे अल्फा कण x अक्ष में जा रहा है, y अक्ष में बल लग रहा है, तो z अक्ष में आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बोलिए समझ में आया। 10 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन तभी आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन किए रहोगे। मैं सीधी सी फिर से मैं वही बात करना चाहता हूं, अगर आप एग्जाम में टॉप करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो अभी आपके पास बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है। अगर एग्जाम में पास होना चाहते हो तो बहुत सारा समय बचा है, मस्ती कीजिए, मौज कीजिए, लास्ट टाइम में पढ़ लेना, पास हो जाओगे। 40, 42, 45, 50, 60% वाले सभी के सभी पास होते हैं, 33% के ऊपर वाले। डिसाइड आपको करना है कि पढ़ाई कैसे करना है। पढ़ा बहुत से लोग रहे लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं करा रहा। हम पढ़ाई के साथ साथ में प्रैक्टिस करा रहे हैं।
ये मत सोचना कि मैं जो चैप्टर पढ़ा हूँ उसी का मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अरे आगे जो सर पढ़ा रहे हैं ना सेकंड फिजिक्स, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, उसका भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन समय लगेगा। जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में मैं 2-2 टीचर्स को उतारा हूँ। केमिस्ट्री के सर भी आने वाले हैं आप सभी के लिए जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के मार्ग में प्रवेश करता है और वह वृत्ताकार क्यों हो जाता है। देखिए, कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के मार्ग में अगर लंबवत प्रवेश करता है, अगर लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार हो जाता है। यानी लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। अगर कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों हो जाता है, क्योंकि वह चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक ऋजुरेखी चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रवृत्ति क्या होती है। ये क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, एक ऋजुरेखी चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रवृत्ति क्या होगी। ऋजुरेखी कोई चालक है, ध्यान देना सभी लोग, कोई आपका एक ऋजुरेखी चालक है। क्या है, ऋजुरेखी चालक है आपका। ऋजुरेखी की चालक का मतलब कोई इस तरह से रेखा वाला चालक है। तो इसमें धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो उत्पन्न होगा चुंबकीय बल, उसकी दिशा क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, तो वृत्ताकार होगी। देखिए ऐसे चालक जा रहे हैं तो इसमें वृत्त के आकार के ही उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे ऋजुरेखी चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति आपका वृत्ताकार होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन से है। आपको यह क्वेश्चन अभी तो नहीं करना है क्योंकि मैं साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। जिनको आ रहा है वे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जाने दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा दीजिए। ये भी मैं नहीं बताऊंगा, चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा ये मैं नहीं बताऊंगा, या बता ही दूं, चलिए ठीक है बता देता हूं। देखिए आपको एक फार्मूला पता है, चुंबकीय क्षेत्र F = IBL sin थीटा। ये मैंने आपको बताया था, किसके लिए, कोई ऋजुरेखी चालक पर लगने वाला बल है। तो इस साइन थीटा को हम अभी निगलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बी को लेते हैं। बी = क्या हो जाएगा, F/IL। तो यहाँ से इसका फार्मूला बताते हैं। अगर यहाँ पर अगर ये I जो है आपका धारा है और यह आपका हो जाए 1 एम्पियर, यह आपका 1 एम्पियर हो जाए, धारा आपका 1 एम्पियर हो जाए, यल आपकी लंबाई है और लंबाई हो जाए 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर हो जाए। I आपकी धारा है, धारा क्या हो जाए 1 एम्पियर हो जाए, यल आपकी लंबाई 1 मीटर हो जाए, तो जो बल है यह बी के बराबर हो जाएगा। अरे भाई बात समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। धारा अगर I है जो कि 1 एम्पियर हो जाए, यल लंबाई जो कि 1 मीटर हो जाए, तो इस पे लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र बी के समान होगा। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है तो उस चालक की लंबाई, धारावाही चालक की लंबाई 1 मीटर हो तथा उस पर लगने वाला बल और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उसमें लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र बी के बराबर होगा। आप लिख सकते हैं किसी चालक की लंबाई यदि क्या हो 1 मीटर हो तथा प्रवाहित धारा एकांक हो या फिर 1 एम्पियर हो तो चालक में लगने वाला बल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। यदि किसी चालक की लंबाई क्या हो 1 मीटर हो और चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। बोलिए बात समझ में आ रही सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बात समझने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के लिए। क्या, दो समांतर धारावाही ऋजुरेखी चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए तथा 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए।
ठीक है, ये भी हम लोग करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्यों नहीं करेंगे बताइए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे बताओ, करेंगे ना हम लोग। चलिए अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आपको स्वयं से करना है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस ऐसे ही वैसे क्वेश्चन हैं। देखिए, दो समांतर धारावाही त्रिज्यरेखी चालक के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। मैंने आपको बताया दो समांतर इस तरह से तार है और ऐसे ऐसे इसमें धारा बह रही है, समान दिशा में धारा बह रही है, समान दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, समान दिशा में धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पर, मैंने आपको बताया था अगर धारा समान दिशा में प्रवाहित हो तो यहाँ पे आकर्षण होता है, वहीं पे धारा अगर विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है। समान दिशा में अगर प्रवाहित हो तो आकर्षण होगा, वहीं पर धारा इस तरह से हो और एक ऊपर जाए एक नीचे जाए तो प्रतिकर्षण होता है। यानी ये दोनों तार दूर खींचेंगे अगर एक दूसरे के विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर एक समान दिशा में प्रवाहित हो रही तो तार पास में आएंगे। तो बात आती है कि इसमें कौन सा बल कार्य करेगा, वह बल का वैल्यू क्या होता है, बल का वैल्यू क्या होता है बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं देख रहा हूं। बल का वैल्यू क्या होता है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या होता है, 2 × 10⁻⁷ I1I2 अपान R, ये बल होता है, I1I2 अपान R होता है, यह R² होता है, नहीं R होता है। मैं कह रहा हूं एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, इसमें बहने वाली धारा, इसमें बहने वाली धारा, और ये जो R है इन दोनों के बीच की दूरी है, यही आपसे पूछा है। दो समांतर धारावाही चालक ऋजुरेखी चालक हैं, उनके पे लगने वाले बल का सूत्र क्या होगा, तो बल का सूत्र क्या हो जाए, F अपान L = 2 × 10⁻⁷ I1I2 अपान R, ये बल का सूत्र होगा। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को, अरे समझ में तो आ रहा है सभी को ना, ये बल का सूत्र होगा, समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अरे बोलो। तो ये 15 क्वेश्चन हमने कराए हैं 30 मिनट में, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामने आप सभी के लिए है, वही क्वेश्चन है, दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है, और वही क्वेश्चन है आपके, कई बार कई तरीके से पूछे गए, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप इसे स्वयं से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट है। दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, इसमें I और 2I धाराएं समान दिशा में बह रही हैं, तो तारों के बीच की लंबवत दूरी 2 है, तो इन दोनों तारों के बीच लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र B का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे कराने हैं, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को आप उड़ा ले जाओगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं छोड़ देता हूँ, हाँ जिनको आ रहा है भाई वो ये मत छोड़ना, इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना। अभी इस चैप्टर के मुझे कुछ न्यूमेरिकल कराने हैं, न्यूमेरिकल के बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के, और नेक्स्ट वीक में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, तो सरप्राइज के लिए सभी लोग तैयार रहना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।